चैन से पढ़ना है तो जाग जाओ। वेलकम टू साइंस पॉइंट। मैं सी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं वेक्टर के लेक्चर नंबर 3 में। इससे पहले बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, जो कि फिजिकल क्वांटिटी 4 टाइप के होते हैं: स्केलर, वेक्टर, टेंसर और रेशियो। उसके बाद हम लोग वेक्टर के बारे में भी पढ़े कि वेक्टर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका एग्जाम्पल्स क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों? रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणाम। यदि आप दो वेक्टर को एक साथ जोड़ना चाहते हो तो भाई किस तरह से हम लोग जोड़ें? जैसे कि सपोज करो कि एक कोई ऐसा बॉडी है, इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लगा F1 जो कि 10 न्यूटन का है, और दूसरा फोर्स इधर लगा F2 जो कि 15 न्यूटन का है। अब ये बॉडी किधर जाएगा? तो आपके हिसाब से किधर जाना चाहिए? ये 15 न्यूटन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, ये बॉडी कहीं और ही जाएगा, 15 न्यूटन के नज़दीक रहेगा, लेकिन इस दोनों का इफेक्ट जो है ये कहीं और ही रहेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इधर की तरफ एक फोर्स लगाए, इधर की तरफ एक फोर्स लगाए, तो बॉडी इधर क्या करने गया? इसका मतलब है कि इस दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो इधर की तरफ आया है, नेट इफेक्ट इधर की तरफ आया, और इसी नेट इफेक्ट को कहा जाता है रिजल्टेंट। जैसे सपोज करो कि मेरे दोनों हाथों को एक आदमी इधर की तरफ खींचे, एक आदमी इधर की तरफ खींचे, तो मैं किधर जाऊंगा? बीच में, ऐसे जाऊंगा। मतलब फोर्स इधर लगा और मैं कहीं किसी और डायरेक्शन में जा रहा हूं। मतलब इस दोनों फोर्स का इफेक्ट जिधर की तरफ होगा, नेट इफेक्ट, उसी को बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही फोर्स लगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और 10 आदमी इधर लड़ रहा है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। अब इस खिंचातानी में ये जो बॉडी है वो किधर की तरफ जाएगा? किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, 10 तरफ तो नहीं जाएगा। तो जिधर जाएगा, जिधर की तरफ नेट इफेक्ट होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट। यानी रिजल्टेंट क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल इफेक्ट्स का जो नेट इफेक्ट आता है उसी को कहा जाता है रिजल्टेंट। यानी इट इज द नेट इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स। इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग जो लगाया गया, व्यक्तिगत तरीके से जो लगाया गया, अलग अलग लगाया गया, उसका नेट इफेक्ट क्या है, उसी को बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट। ठीक है। तो रिजल्टेंट बच्चों हम लोग निकाले कैसे? रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है? तो जो रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, तो उसके लिए आपको वेक्टर को ऐड करना होगा। तो अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग वेक्टर एडिशन क्या है, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाएगा, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। तो देखिए, ऐसे निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को कैसे जोड़ पाए, उसके लिए सबसे पहला रूल जो है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल ये हम लोग शुरुआत क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, पहले लेक्चर से ही, कि ट्रायंगल रूल क्या है भाई। तो इंतजार की घड़ी हुई खत्म और शुरू हो गई ट्रायंगल लॉ के बारे में चर्चा। तो ट्रायंगल रूल क्या कहता है, ये देखो। ये ट्रायंगल रूल बताता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट एग्जैक्टली किधर होगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मेरे एक हाथ को कोई बंदा इधर की तरफ 10 न्यूटन के फोर्स के साथ खींच रहा है और इधर कोई 15 न्यूटन के फोर्स के साथ खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा, एग्जैक्टली किधर जाऊंगा, इस साइड या इस साइड या इस साइड, किधर जाऊंगा, इसके बारे में बताता है ट्रायंगल रूल। तो देखो ट्रायंगल रूल क्या है। ये ट्रायंगल रूल क्या है, अब देखो, मान लो कि ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। इस दोनों को बोला ऐड करो। इसको ऐड करना मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालिए आप। ठीक है। तो यहाँ क्या करना है कि इस वेक्टर का, बी वेक्टर का देखो टेल ये है, हेड ये है, ए वेक्टर का टेल ये है और हेड ये है। तो हम लोगों को करना क्या है कि वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पे रखना है। मतलब किसी भी एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे जाके रखना है। तो आपको बताया गया था वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पे रखने वाले हैं हम लोग। तो मैं वेक्टर ए को ऐसे ही बना लेता हूँ,
सॉरी ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी को, इसके टेल को यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। तो पहले वेक्टर बी यहाँ हुआ करता था, पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, बाद में जाके एक एक्सरसाइज किया तो पतला हो गया। देखो जरा, ये वेक्टर बी का जो टेल है ये, इसको यहाँ पे रख दिया, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि एक वेक्टर का टेल यानी बी का टेल है और एक है हेड, यानी कि बी अपना पाँव इसके कपार पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए, अगर ये दोनों वेक्टर किसी भी ट्रायंगल के दो भुजा को दर्शा रहा है, दो साइड को दर्शा रहा है, तो ये जो थर्ड साइड होगा जिससे एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, यही थर्ड साइड जो होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। किसका बच्चों? वेक्टर ए और वेक्टर बी का। और रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग किससे नोट कर दिए? आर से, ठीक है। फिर से एक बार समझिए कि एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पे जाके रख दिए, जैसे यहाँ ए के हेड पे बी के टेल को रखा गया, और मान लो कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है यह थीटा, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजा को दिखा रहा है, तो इस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा ये ए और बी का रिजल्टेंट होगा। यानी आर यहाँ पे है रिजल्टेंट वेक्टर, आर इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर, किसका? ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी वेक्टर का ये रिजल्टेंट है। अब सवाल ये है कि अगर ये 10 है, ये 15 है, सपोज करो ये 10 है और ये 15 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा एग्जैक्टली? तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ये निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं, ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको कि ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है ट्रायंगल रूल। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। भैया नया वेक्टर जो आया है इसका मान कितना होगा, ये किस डायरेक्शन में होगा? तो अभी मैंने एक फिगर बनाया था, आपको याद है, ये वेक्टर ए मान लो, ये वेक्टर बी मान लो, तो ये जो तीसरा साइड होगा ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका वैल्यू निकालना है, जबकि आपको पता है कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा है। अब हम लोग इसका मान निकालने वाले हैं। तो भैया ऐसा कोई फार्मूला नहीं है मेरे पास जो डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल लें। तो इसके लिए करते क्या है, हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को मान लेते हैं O, इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इस पॉइंट को मान लेते हैं R, नहीं OPQ मान लेते हैं, ओके। अब क्या करते हैं, ये जो OP लाइन को एक्सटेंड किया गया है, इसको एक्सटेंड करके Q से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस लाइन पे, ये 90 डिग्री का एंगल, ये परपेंडिकुलर डाल दो इसको बढ़ा करके, और इस पॉइंट को बोल दो M। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि वेक्टर OP, जो वेक्टर OP है ये वेक्टर A है, उसके बाद वेक्टर PQ ये है वेक्टर B, और वेक्टर OQ जो है वेक्टर OQ ये है वेक्टर R, जो कि आपको इसका वैल्यू निकालना है, R होगा क्या। तो आप यहाँ यदि आप मॉड ऑफ OP लिखते हैं, इसका मतलब अब बात कर रहे हैं आप मॉड ऑफ A की। अगर आप मॉड ऑफ PQ लिखते हैं तो बात कर रहे हैं आप मॉड ऑफ B की, और मॉड ऑफ OQ लिखते हैं तो आप बात कर रहे हैं मॉड ऑफ R की। और आपको पता है कि ये एंगल जो है वो थीटा है। अब ये जो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट किए हैं, तो इसमें हम लोगों को निकालना है वेक्टर OQ क्या होगा। तो OQ का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस ट्रायंगल में अगर आ जाए तो ये बड़ा आसान होगा निकालना। ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आप पढ़े होंगे कि ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है।
तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, ओ क्यू एम में क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ओ क्यू स्क्वायर को ओ क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, देखो ओ से एम तक का डिस्टेंस हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ओ पी प्लस पी एम, ओ पी प्लस पी एम को जोड़ दो ओ एम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ओ एम के बदले ओ पी प्लस पी एम लिख देते हैं और एम क्यू को ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बच्चों, ओपी का मतलब मॉड ऑफ ओपी, ओपी का मतलब मॉड ऑफ ओपी, ये ओपी लिखो या मॉड ऑफ ओपी लिखो ये सेम होता है, ठीक है। तो ओपी के बदले हम लोग रख देंगे मॉड ऑफ ए, लेकिन हम लोग को इसका वैल्यू नहीं पता, पीएम का वैल्यू नहीं पता और एमक्यू का वैल्यू नहीं पता, तो एमक्यू का वैल्यू और पीएम का वैल्यू इस ट्रायंगल में आके निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल पी एम क्यू, इसमें पी एम क्यू में, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता है मॉड ऑफ बी है और ये एंगल थीटा है और ये बेस है, थीटा के लिए बेस ही होगा, बेस और हाइपोटेनस में यानी बी और एच में जो रिलेशन होता है तो उसको कॉस थीटा बोलते हैं हम लोग, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तो हम लोग इसमें कॉस थीटा लगा देते हैं फॉर्मूला, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस पी एम बाई पी क्यू, पी एम बाई पी क्यू। यहाँ से आप पी एम का वैल्यू निकाल सकते हो, पी एम का वैल्यू हो जाएगा पी क्यू इंटू कॉस थीटा। और देखिए पी क्यू कितने के बराबर है, पी क्यू कितने के बराबर है, मॉड ऑफ बी के बराबर, तो यहाँ पे हम लोग मॉड ऑफ बी रख सकते हैं, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये वैल्यू हो गया पी एम का, ठीक है। तो पी एम साहब आए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर। अब आते हैं क्यू एम, क्यू एम निकालने के लिए इसी ट्रायंगल में साइन थीटा आप लगा दो, अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम क्यू बाय पी क्यू, एम क्यू बाय पी क्यू। तो यहाँ से एम क्यू का भी वैल्यू निकाला जा सकता है, तो एम क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा और एम क्यू का वैल्यू आपको मिलेगा, पी क्यू देखो कितना है, पी क्यू है मॉड ऑफ बी के बराबर, तो ये लिखेंगे मॉड ऑफ बी साइन थीटा। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड और इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। अब क्या करो आप, इस जो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में पी एम का वैल्यू और एम क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, पी एम का और एम क्यू का, चूंकि ओ पी का वैल्यू हम लोग को पता है, ओ पी मतलब मॉड ऑफ है। अब हम लोग फ्रॉम फर्स्ट देखो क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है बच्चों, देख लो कि ओ क्यू स्क्वायर का मान जो है, ओ क्यू स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ओ पी प्लस पी एम, ओ पी प्लस पी एम के स्क्वायर प्लस एम क्यू के स्क्वायर के बराबर है, प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब देखो ओ पी को आप बोल सकते हो मॉड ऑफ आर, ये देख लो जरा, ओ क्यू किसके बराबर है, वेक्टर आर, ये मॉड ऑफ आर के बराबर होगा ओ क्यू। और ओ पी का वैल्यू देखो बच्चों मॉड ऑफ ए के बराबर है, तो यहाँ पे ओ पी के बदले हम रखने जा रहे हैं मॉड ऑफ ए प्लस पी एम का वैल्यू, ये इक्वेशन सेकंड देख लो, पी एम का वैल्यू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे पी एम के बदले मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस एम क्यू, हाँ यहाँ है एम क्यू मॉड ऑफ बी साइन थीटा, इसके बदले मॉड ऑफ बी साइन थीटा रख दो, इसका स्क्वायर। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मैथमेटिक्स है हेल्पर, मैं हेल्पर हूँ, मैं आ रहा हूँ हेल्प करने के लिए, फिजिक्स का हेल्प करने के लिए आ गया मैथ उठ के, ठीक है। तो मॉड ऑफ आर का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसको ब्रेक कीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा ए इंटू बी प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का स्क्वायर यानी मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। और ये बेचारा इधर किनारा में है, इसको भी लिख लो, क्यों छोड़ोगे, मॉड ऑफ बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर आएगा प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा प्लस इस दोनों में देखो बच्चों मॉड ऑफ बी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो बड़ा प्यारा सा चीज बच रहा है, देख लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इस फार्मूले से आप अनजान नहीं हो, आप जानते हो इसका वैल्यू 1 होता है, तो आपके पास बच क्या रहा है मॉड ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस, पहले मैं इसी को लिख देता हूँ, इसको मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू 1, तो ये जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये मॉड ऑफ आर स्क्वायर का वैल्यू है,
लेकिन मुझे मॉड ऑफ आर चाहिए, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, तो आर इक्वल टू मॉड ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर हटा दो, इधर हुआ रूट आ जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये वैल्यू होता है रिजल्टेंट का, और ये वैल्यू आपको मर के भी याद रखना है, एकदम अमर कर दो इसको, इस फॉर्मूला को। देखो ये है बच्चों RMP, रट्टा मार पॉइंट, रट्टा मार पॉइंट, किसी भी तरह ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब कितने बच्चों को लग रहा है ये क्या है सर, ये लकीर डाले जा रहे हैं, मॉड 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 अजीब लग रहा है, तो बिना मॉड का भी आप याद रख सकते हो इसको, इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हाँ सर अब हुई ना बात, ये मॉड बड़ा परेशान कर रहा था। ये हुआ मैग्नीट्यूड किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। हम लोग बच्चों क्या सोच रहे थे, इसका वैल्यू है a, इसका वैल्यू है b, तो a प्लस बी बराबर r, यानी इसका वैल्यू है 10, इसका वैल्यू है 15, तो 10 प्लस 15 25। ऐसा नहीं होता है, किसी भी ट्रायंगल में आप जानते हो कि दो भुजा का जो सम होता है, दो साइड का सम, वो तीसरे साइड से बड़ा होता है, कभी भी उसके बराबर नहीं होता है। तो r का वैल्यू होगा क्या, ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे आप थीटा बराबर लिख सकते हो। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल है, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये आपको एग्जैक्टली बता देगा कि ये कितना मैग्नीट्यूड होगा। अब बच्चों मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब डायरेक्शन किधर होगा, पहले तो इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताता हूँ कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। चलो अब देखते हैं कि ये आर का डायरेक्शन किधर होगा। बच्चों डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन तो एंगल बताएगा, कितना एंगल पे। जैसे मान लो इसको हम ऑरिजेंटल मान ले, एक्स एक्सिस, कोई लाइन ऐसे है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल ऊपर है, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। यदि ऐसे रहेगा तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। एंगल डायरेक्शन बताता है। तो ये आर मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए के साथ ये आर अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये एंगल अल्फा निकालना होगा आपको ए और बी के टर्म में, ए बी और थीटा के टर्म में। यदि ये हम निकाल लें तो आसानी से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो लेकिन ये करने के लिए सिर्फ मैं ये इरेज कर देता हूँ, क्योंकि सबकी जरूरत पड़ेगी अभी, तो फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर का डायरेक्शन किधर होगा, तो उसी ट्रायंगल में आप जाइए, राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OMQ, ये साफ साफ दिख रहा होगा आपको ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में आप टेन अल्फा का वैल्यू निकालो। टेन अल्फा बराबर क्या होगा, टेन थीटा P बाई बी, P हो जाएगा MQ डिवाइडेड बाई OM, MQ डिवाइडेड बाई OM। एक बार फिर से OM को हम लोग लिख सकते हैं, OM को OP प्लस PM, तो यहाँ लिख देते हैं OP प्लस PM। वाह रे वाह, पहले तो इसका वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। कहाँ ये MQ का वैल्यू यहाँ निकाले हैं इक्वेशन थर्ड में। तो टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा MQ का वैल्यू मॉड ऑफ B साइन थीटा डिवाइडेड बाय OP का मतलब हो गया बच्चों मॉड ऑफ A और PM साहब किधर है, अच्छा इधर, मॉड ऑफ B कॉस थीटा, ये टेन अल्फा का वैल्यू हो गया। अब बच्चों यहाँ से ये डायरेक्शन बताएगा। यदि आपको A B और थीटा पता होगा तो अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो इसका वैल्यू आ गया 1, इसको सॉल्व करके, तो टेन अल्फा इक्वल टू 1, तो टेन कितना डिग्री बराबर 1 होता है, 45 डिग्री, यानी अल्फा का मान हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। तो ये वैल्यू निकालना होता है कितने के बराबर आएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर अल्फा निकालें तो 10 को इधर ले जाना पड़ता है। जब 10 इधर ले आते हैं तो हम लोग 10 इनवर्स लिखते हैं इसको, मॉड ऑफ B साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ना है कि इन्वर्स क्या होता है। जैसे मैं बता दूं कि अगर आप साइन थीटा इक्वल टू आप x लिखे हो तो थीटा इक्वल टू लिखा जाता है साइन, और यहाँ पावर में -1 डाल देते हैं, और ये x, इसको पढ़ा जाता है बच्चों साइन, और पावर में -1 को पढ़ा जाता है इन्वर्स, और ये है x। उसी तरह से यहाँ 10 अल्फा में से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो 10 इधर आएगा, 10 इनवर्स मॉड ऑफ B साइन थीटा बाय मॉड ऑफ A प्लस मॉड B कॉस थीटा। तो बच्चों ये है
कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। आप इसे पॉज करके नोट करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और ये ट्रायंगल रूल के आगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और चैन से पढ़ना है तो जाग जाइए।